आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा जो कभी क्षय नहीं होती। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में हम आपको सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को लेकर बता चुके हैं, हम आपको जल ऊर्जा के बारे में बता चुके हैं, हम आपको जैव ऊर्जा के बारे में भी बता चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऊर्जा की जिसमें इतनी ताकत है कि वो पल भर में विशालकाय वृक्षों को भी जमींदोज कर देती है। जी हाँ, सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी को लेकर। पवन ऊर्जा पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ BML गर्ग जी हैं, पूर्व निदेशक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ JP सिंह जी हैं, पूर्व निदेशक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पवन ऊर्जा से ये भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का खास कार्यक्रम में। तो हमारे दोनों जो खास मेहमान हैं उनसे मुलाकात हम करेंगे, बातचीत करेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं एक छोटी सी फिल्म। कभी बड़े पेड़ों की छोटी छोटी पत्तियों को हिलाती पवन, तो कभी समूचे पेड़ को ही उखाड़ डालती तीव्र गति लिए पवन अपने अंदर अपार शक्ति यानी ऊर्जा समाये रहती है। अदृश्य यानी ना दिखाई देने वाली पवन यानी विंड जो शक्ति लिए हुए है, जो आज शक्तिशाली रूप में पवन ऊर्जा दे रही है। हालांकि पवन वेग की अहमियत बहुत पहले से साथ थी, मगर उसी पवन वेग को विंड मिल के रूप में ऊर्जा माध्यम बनाना 18वीं सदी में ही मानव को मालूम हुआ। लगातार विकास करती हुई विंड मिल महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत का साधन बनने लगी। विंड एनर्जी का उत्पादन भारत में अपना ठोस आधार प्राप्त करने लगा। असल में 19वीं शताब्दी में लोग धरती पर बहती वायुमंडल में अटखेलियां करती पवन की शक्ति को पहचान चुके थे और उसे विंड मिल के सहारे प्राप्त करने लगे थे। इसी दौरान विंड मिल से संचालित एक बड़ा जनरेटर तैयार किया गया और इस जनरेटर के द्वारा पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया गया। इस क्रांतिकारी खोज ने ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति को नई राह दिखाई। जहां पारंपरिक ऊर्जा स्रोत महंगे नजर आते थे, वहीं अक्षय ऊर्जा का ये स्रोत सस्ता और सहज प्राप्त होने की दिशा दिखाने लगा। इस श्रृंखला में विंड एनर्जी संचालित जनरेटर्स की अहम भूमिका स्पष्ट हुई। न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी विंड एनर्जी संचालित बड़े जनरेटर सामने आए। वर्ष 1931 से 1951 के दौरान अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड आदि देशों में इनका विकास और चलन बढ़ने लगा। विस्तार लेती विंड मिल का एक प्रभावी रूप हाइब्रिड विंड मिल भी सामने आया। इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का मेल भी स्पष्ट हुआ। दोपहर में सूर्य से सौर ऊर्जा ग्रहण कर संग्रहक गर्म होता है, तो गर्म हवा बाहर निकलकर पवन का वेग बढ़ा देती है और विंड मिल रफ्तार पकड़ लेती है। इससे अधिक पवन ऊर्जा प्राप्त होती है जो अधिकतम विद्युत ऊर्जा देती है। हमारे देश में पवन ऊर्जा से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का बड़ा भाग तमिलनाडु और गुजरात से प्राप्त होता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्य भी विंड एनर्जी उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमने पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन में विश्व के पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विकास में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रयास और उपलब्धियां विशेष योगदान देकर इसे ऊर्जावान बना रही हैं। चलिए, तो पवन ऊर्जा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस फिल्म के माध्यम से हासिल हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जाननी अभी बाकी है। गर्ग साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है, सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं। सबसे पहले पवन ऊर्जा का उपयोग सिंचाई या पानी निकालने के लिए किया गया था। धीरे धीरे इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाने लगा और सन 90 के दशक से इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।
आज हमारा देश 22,000 मेगावाट क्षमता के साथ विश्व भर में 5वें स्थान पर है। पवन ऊर्जा से जो बिजली उत्पादन होती है वो ऐसी जो हमारी पारंपरिक ऊर्जा है उसके बराबर होती है और वो ग्रिड में सप्लाई की जाती है, जो कि किसी दूसरी ऊर्जा की तरह यूज़ की जा सकती है। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पवन ऊर्जा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पवन ऊर्जा का उत्पादन क्या समुद्र में भी किया जाता है? इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। पिछले 1-2 साल से देश में पानी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ऑफशोर पे भी विंड का डेवलपमेंट का विकास शुरू किया है। क्योंकि कुछ ऐसे लीडिंग देश हैं जैसे यूके है, वो पूरे विश्व में ऑफशोर विंड पावर डेवलपमेंट में सबसे आगे है। उसी के गाइडलाइंस और उनसे 1-2 बार सरकार की ओर से कुछ टूर्स भी किए गए हैं और कुछ कोलैबोरेशंस भी किए गए हैं, ताकि जो है उस टेक्नोलॉजी को हम अपने देश में भी विकास कर सकें। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश की 7,000 किलोमीटर समुद्र लाइन है, तो उस कोस्टल लाइन के ऊपर हमारे काफ़ी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इस पवन ऊर्जा से हम बिजली का उत्पादन काफ़ी अच्छी स्थिति से इन स्थल की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल अनइंटरप्टेड पावर विंड मिलती है हमको। कोई वहाँ पे ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होता है, और जो हमें विंड साइट्स के ऊपर प्लेन्स एरिया से मिलती है उससे ज़्यादा विंड हमको समुद्र सतह में मिलती है। परंतु उसकी तरफ भी भारत सरकार की ओर से काफ़ी विकास और काफ़ी स्टेप्स जो हैं उठाए गए हैं, चाहे वो एक हाई पावर्ड कमेटी हो, चाहे वो एक पॉलिसी बनाने की हो। क्योंकि समुद्र में कोई भी संयंत्र स्थापित करने के लिए आपको कई मंत्रालयों का सहयोग चाहिए होता है, तो उसके लिए हम 15-17 मंत्रालय ऐसे हैं जिस पे कि इस मंत्रालय द्वारा एक पॉलिसी बना के उन सबको कमेंट्स लेके हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। जी गर्ग जी, जैसा कि अभी यहाँ पर सिंह साहब ने कहा, बिजली को लेकर यहाँ पर बात की, तो आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर बिजली पहुँची नहीं है। ऐसे में पवन ऊर्जा किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, ये दर्शकों को बताएं। पवन संयंत्र सिर्फ हम उन स्थानों पर लगा सकते हैं जहाँ की पवन का वेग कम से कम 5 मीटर प्रति सेकेंड हमें मिले एक साल की एवरेज के साथ। तो ये मोस्टली सारा जो है ये रिमोट एरियाज में ही होता है, दूर दराज के गांव के इलाकों में होता है। और वहाँ पर जब हम बिजली उत्पादन के संयंत्र लगाते हैं तो वहाँ पर जो एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस एरिया का, वो होता है। उस एरिया में बिजली की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों को बिजली मिलती है, रोज़गार के साधन मिलते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि पवन ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के लिए जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है गांव के लोगों को, जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं, उनको इतना एम्प्लॉयमेंट मिलता है कि वो काफ़ी उनके विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। जी, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें, अभी आपने गांवों की बात की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पवन ऊर्जा के बारे में मालूम ही नहीं है, तो उन लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? पवन ऊर्जा ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, अब जगह जगह संयंत्र लग चुके हैं। जैसा कि हमने बताया 22,000 मेगावाट ऑलरेडी लग चुका है, और देश भर में 1 लाख मेगावाट ऐसे संयंत्र लगाने की क्षमता है, और धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। जैसा कि एक धारणा है कि जो पवन ऊर्जा है ये समुद्री इलाकों में या तट पर ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। हमारे जो बेस्ट साइट्स हैं वो हमारे अंदरूनी इलाकों में है, जैसे कि कर्नाटका, केरला। लेकिन ये सच है कि ये कुछ हमारे जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग है वहाँ पर विंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। हमने इसके बारे में काफ़ी स्टडीज़ किए हैं, और जितने भी हमारे जो पोटेंशियल एरियाज़ हैं वो ऑलरेडी नोटिफाइड हैं, और एक बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम लिया गया है जिसके अलावा जहाँ जहाँ हमें इसकी क्षमता है वहाँ पर ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाए। इसमें एक चीज़ और जानने लायक है कि जो हमारी जनरेशन है, एनुअल जनरेशन फ्रॉम विंड पावर प्रोजेक्ट्स, वो जो मानसून मंथ्स में है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारी 80% जो उत्पादन है वो उन 4 महीनों में मानसून मंथ्स में होता है, और बाकी जो 20% उत्पादन है वो बाकी के 8 महीनों में होता है। तो इसको इस पवन ऊर्जा को हम एक
कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री तौर पर यूज कर सकते हैं। सिंह साहब, पर्यावरण को लेकर भी आपसे चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगी। पवन ऊर्जा उत्पादन पर्यावरण संरक्षण में किस तरह से मददगार हो सकती है, ये भी बताएं। रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में सभी को मालूम है एक क्लीन एनर्जी मानी जाती है जी। चूँकि देश की अगर आप देखेंगे कैपेसिटी 2.5 लाख मेगावाट है, जो कि जिसका 70 या 90-80% बिजली हमको थर्मल से पैदा की जाती है जी। और थर्मल का जो मेजर सोर्स है वो कोयला है। वो कोयला जलाने से जो एमिशंस कार्बन के और कार्बन डाइऑक्साइड के या मोनोऑक्साइड्स के होते हैं वो सभी को परिचित हैं। परंतु पवन ऊर्जा से हम जो भी बिजली का हम उत्पादन करते हैं वो उस पे हमारा जो सोर्स ऑफ फ्यूल है वो हवा है जी। वो कोई हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है। वो उस फ्यूल्स के बाद जो भी हमारी बिजली जनरेट करते हैं, कोई उसमें एमिशंस जो जिसे हम बोलते हैं कार्बन एमिशंस या CO2 एमिशंस या कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस, वो नहीं होते हैं। तो आज अगर हम कह दें कि अगर हमने कोयला बर्न किया है तो उसमें कितना कार्बन, एक फिगर दी जाती है, परंतु अगर हमें जितनी मेगावाट बिजली हमने पवन ऊर्जा से उत्पन्न करी है वो एकदम पॉल्यूशन फ्री और क्लीन एनर्जी होती है, क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ इनपुट है वो कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है। जिस तरह से ये आपने बताया है कि एक क्लीन एनर्जी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें, इस दिशा में आपके क्या कदम हैं? अभी तक करीब 35,000 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल के डिफरेंट स्रोतों से उत्पादन किया है, जिसका 65% पवन ऊर्जा से है, विच इज जिसे हम बोल सकते हैं अराउंड 23,000 मेगावाट। तो 23,000 मेगावाट एक अपने आप में व्यापक बताता है कि हमारी जो है पवन ऊर्जा है कितनी कमर्शियल वायबल है जी। और इसको हम इसको आगे विकास करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और राज्यों की तरफ से कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। जैसा आपने कहा, अगर कोई जैसा अभी हमारे स्थिति बताया कि ऑलरेडी पूरे प्रांतों में हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, उन्होंने एक विंड रिसोर्स असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं विंड एटलस वो किया हुआ है। तो उन सबको ये मालूम चल जाता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या ये जो हमारे पोटेंशियल स्टेट्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे उचित स्थान हैं जहाँ पे ये विंड अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को विंड पावर प्लांट लगाना है तो सबसे पहला स्रोत देखा जाती है मुझे कहाँ पर लगाना है। तो वो जो डाटा पूरा 1 साल का वो उसे अवेलेबल है एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट फ्रॉम द विंड एनर्जी एटलस से। दूसरा, जो ये संयंत्र जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं ये इंडिया में बनाए जाते हैं। 500 किलोवाट तक जो संयंत्र हैं वो काफ़ी इंडिया में हो चुका है, परंतु 500 किलोवाट के ऊपर के जो संयंत्र हैं वो उनके पार्ट्स जो है बाहर से मंगवाए जाते हैं। अब जो वो पार्ट्स बाहर से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर सरकार उनको कुछ सेलेक्टेड आइटम्स के ऊपर छूट देती है, जिससे हम बोलते हैं कंसेशनल कस्टम्स ड्यूटी एग्जम्पशंस। तो मंत्रालय एक उन स्पेसिफाइड पार्ट्स के ऊपर भी मैन्युफैक्चरर्स को एक छूट देता है। उसके बाद जब वो एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं या जहाँ बनाते हैं तो उस पर एक एक्साइज लगती है कुछ मटेरियल के ऊपर, तो जो प्रोडक्ट बन के निकलता है तो उस पर भी सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन देती है। इसके बाद एक दूसरा है कि एक्सरे डेप्रिसिएशन मिलता है 80%। वो भी अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है उसका 80% AD जो है पहले ही साल में मिल जाता है। और जस्ट प्रोत्साहित करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा संयंत्र बिजली बनाएं, अच्छे यूनिट्स पैदा करें, तो एक स्कीम निकाली है जिसे बोलते हैं हम जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव GBI। जितना वो यूनिट पैदा करेंगे उतना उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वो भी एक इंसेंटिव दिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि वो एक राइट टेक्नोलॉजी, एक राइट लोकेशन, एक राइट प्लेस के ऊपर लगाएं, ताकि जो है उनको मैक्सिमम जनरेशन का भी फायदा मिले। जैसा कि गर्ग जी हाँ सिंह साहब ने कहा कि पावर प्लांट की बात जिस तरह से की, विंड पावर प्लांट, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल जगह चाहिए होती है? 1 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए तकरीबन 10 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है जी। लेकिन ज़मीन हमें जब प्लांट लगाते हैं तो हम आजकल फुटप्रिंट बेसिस पे लेते हैं
कि उसका टावर कितनी जगह लेगा। बाकी जगह सारी जो है वो हम नॉर्मल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं जी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो साइट्स हैं वो स्पेसिफाइड साइट्स हैं जहाँ की विंड अवेलेबल है, तो सिर्फ ये जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं साइट्स पे लग सकते हैं। उसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं जी। एक और अहम सवाल, क्या पवन ऊर्जा को सिर्फ तटीय क्षेत्र जो हैं वहीं पर स्थापित किया जा सकता है या उसको कहीं और भी लगाया जा सकता है? क्या कुछ संभावना है इस दिशा में? धारणा है कि ये सिर्फ तटीय क्षेत्रों में ही लग सकता है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो हमारी बेस्ट पॉसिबल साइट्स हैं, जैसे कर्नाटका में आप देखें वो हिली एरियाज में है, इसका विंड डाटा जो है वो ये इंडिकेट करता है कि जो बेस्ट साइट्स हैं वो मोस्टली आई थिंक जो पासेस हैं, जैसे पालघाट पास है जो कि समुद्र से काफ़ी दूर है, और मोपंडल है जो तमिलनाडु में, वो भी समुद्र से काफ़ी दूर है। तो ये धारणा गलत है कि सिर्फ तटीय क्षेत्र में ही लग सकता है। हमें अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में देवास के पास इतने अच्छे अच्छे वो साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं, इसी तरह महाराष्ट्र में, तो जो कि तटीय क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। हाँ, ये सच है कि ये सिर्फ उन्हीं जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ की पवन का वेग 5 या 6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो एनुअल बेसिस पे जी। वहीं सिंह साहब, एक अहम सवाल ये भी है कि गाँवों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर गाँव में जहाँ लाइट नहीं होती हैं वहाँ पर पवन ऊर्जा किस तरह से मददगार साबित हो सकती है? 50% से ज़्यादा टावर्स जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और उन टावर्स को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो गांवों में बिजली का जो स्रोत है वो ग्रिड सप्लाई है जी। और हम जानते हैं वो ग्रिड 24 घंटे अवेलेबल शहरों पे नहीं मिल पाती, तो गांव में कहाँ मिलेगी। परंतु उस टेलीकॉम टावर को रन करना एक अपने आप में अनिवार्य है, क्योंकि हमारा फोन कट जाएगा। तो अगर हमें 6 से 8 घंटे बिजली मिलती है ग्रिड से, तो बाकी जो हमारे 18 या 16 घंटे बचते हैं तो उसमें बिजली हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये जो टावर कंपनीज वाले हैं, अपनी टावर्स को पूरी तरह से चलाने के लिए उनके पास एक ही साधन होता है कि हम डीजल लगाएं जी। तो डीजल से जब वो चलाते हैं तो उसका एक पर्यावरण पे असर पड़ता है और प्लस लागत पे असर पड़ता है। इस पे मैं उदाहरण ये देता हूँ, अगर आप ग्रिड से बिजली लेते हैं तो वो कॉस्ट करती है करीब 5.5-6 रुपये, वो क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो हर दिल्ली का रेट अलग होगा, मध्य प्रदेश का रेट अलग होगा जी। और वही बिजली अगर आप डीजल से बनाते हैं तो वो आपको करीब 16 या 17 रुपये पर यूनिट कॉस्ट करती है। क्यों? क्योंकि डीजल का रेट आज की डेट में 53 रुपये है। अगर डीजल का रेट 53 रुपये है तो आज 1 यूनिट बिजली जो हम बनाते हैं उसकी लागत 16 रुपये आती है, और ये तब है जब मुझे डीजल साइट पे उपलब्ध है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र पे मुझे डीजल भी स्टोर करना पड़ेगा और डीजल भी दूर से लाना पड़ेगा तो मेरी 16 की बजाय 18-20 रुपये कॉस्ट आएगी जी। तो अगर वहाँ पे इस क्षेत्र के ऊपर स्थान के ऊपर अगर आप डीजल को आप कुछ भी आप 16 घंटे जो आप डीजल चलाते हैं उस टेलीकॉम टावर को रन करने के लिए, अगर आप उस वहाँ पे एक विंड के छोटा संयंत्र जो जिससे हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड, जो मतलब ग्रिड पे बिजली नहीं डालता है, तो अगर आप वहाँ पे डाल दें तो आपके टावर की समस्या जो पावर की होगी वो भी उपलब्ध हो जाएगी, प्लस अगर जो एक्स्ट्रा बन जाती है तो वो आप वहाँ के आसपास के क्षेत्र में भी स्ट्रीट लाइट के तौर पे या किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या किसी मोबाइल चार्जर के पर्पस के लिए दे सकते हैं जी। तो ये इसके लिए अभी सरकार ने काफ़ी स्कीम डेवलपमेंट की है जिसपे और काफ़ी R&D प्रोजेक्ट्स भी किए हैं ताकि जो है हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों को मिला के एक टेलीकॉम टावर्स जहाँ पे बेसिकली डीजल बर्न किया जाता है जलाने के लिए, अगर वहाँ पे लगाएं तो ये अपने आप में एक कमर्शियल वायबल ऑप्शन स्थित होंगे। गर्ग जी, अगर हम तकनीकी क्षेत्र की बात करें पवन ऊर्जा को लेकर तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो भी बताएं। ये देखिए, जब हमने पवन ऊर्जा का विकास देश में शुरू हुआ तो हमने बहुत छोटे संयंत्रों से इसका शुरुआत की थी। तो उस वक्त जो हमारे जनरेटर्स थे वो 55 किलोवाट की क्षमता के रेटेड थे। आज की समय में
हम कम से कम 2.5 मेगावाट यानी 2500 किलोवाट तक का एक संयंत्र बना रहे हैं जी। और ऑल इंटरनेशनल बेस्ट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल इन आवर कंट्री। तो हम जितने भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे आज कम से कम 10-15 मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आए हैं और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की मशीनें बना रहे हैं जी। और आपको ये जानकर शायद प्रसन्नता होगी कि हमारी जितनी भी मशीनरी लग रही है इन प्रोजेक्ट्स में वो सारी इंटरनेशनली टेस्टेड एंड सर्टिफाइड मशीनरी है जी। और इसीलिए वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। मैं आपको दर्शकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो हमारी विंड टर्बाइंस हैं उनकी हब हाइट 100 मीटर तक की है, जो कि मेरा ख्याल है कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी ज़्यादा होगी। और जो उनका रोटर डायामीटर है, जो उनके पंखों की चौड़ाई है, जो उनका डायामीटर है, वो भी 100 मीटर तक जा चुका है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो 5वीं पोजीशन पर है पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि इसका उपयोग जो है वो सीमित ही क्षेत्रों में है। इसकी वजह क्या है, कारण? हमारे देश में अगर आप देखें भारत का, तो राजस्थान गुजरात से लेके जो पूरी बेल्ट है वहाँ पे उड़ीसा तक जो है हमने ऑलरेडी ये ग्रिड कनेक्टेड वाले पावर प्लांट्स लगाए हैं जी। उसका मेन कारण ये होता है क्योंकि हमें बिजली को उस स्थान पे जनरेट करके ग्रिड में डालना पड़ता है। तो ग्रिड में डालने के लिए एक होता है इवैक्यूएशन फैसिलिटीज़, जो कि हमको स्टेट की जो यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा दी जाती हैं जी। तो अगर मैं बिजली एक ऐसे स्थान पे पैदा कर रहा हूँ जहाँ पे कोई मैं इवैक्यूएट करने के लिए मेरा ट्रांसफार्मर नहीं है, तो मैं उसको कैसे आगे लेके जाऊँगा ग्रिड के लिए जी। तो ये एक हमारी जो सबसे बड़ा बॉटलनेक डेवलपमेंट में आता है कि हमें राज्यों के जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी विभाग हैं उनसे एक अनुरोध किया जाता है कि आप जो हैं हमारी जो पोटेंशियल साइट्स हैं वहाँ पे एटलीस्ट ट्रांसफार्मर्स की सुविधाएं उपलब्ध करा दें, ताकि हम अपने विंड पावर प्लांट्स लगा के हम बिजली आपके यहाँ दे सकें। हमारी ऑडियंस भी लगातार इंतजार कर रही है आपसे सवाल पूछने के लिए, तो आपकी बारी आएगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया है। पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सौर ऊर्जा से भी बिजली पैदा की जा सकती है, पवन ऊर्जा से भी बिजली पैदा की जा सकती है, पर क्या हम इन दोनों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं? जितने भी हम ये पवन ऊर्जा संयंत्र लगाते हैं, इनके टावर्स में काफ़ी अंतर होता है। वो जगह किसी काम के लिए यूज़ नहीं की जाती, तो उसमें हम सोलर पैनल लगा के सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा, ताकि जो हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता है उसको दुगना किया जा सके। उसके लिए हमने पहले ही अनुरोध किया है कि जितने भी स्टेट रेगुलेटर्स हैं वो उसके लिए एक कंबाइंड टैरिफ निकालें। तो थोड़ा पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी और ये एक बहुत अच्छा कदम साबित हो सकता है। मेरा प्रश्न है कि क्या पवन ऊर्जा का उत्पादन बहुत ज़्यादा महंगा है? पवन ऊर्जा का उत्पादन और जो कन्वेंशनल पावर है दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। पवन ऊर्जा की जो प्रोजेक्ट की लागत है वो 6 से 7 करोड़ पर मेगावाट है, जो कि बहुत ही कंपेरेबल है। इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो भी बहुत कंपेरेबल है। गर्ग जी, सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने पवन ऊर्जा को लेकर दी है। लेकिन दर्शकों, अभी आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने आपको इतनी अच्छी जानकारी तो दी, लेकिन आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ ये तो तभी पता चल पाएगा जब आसान से सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। और अब बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, पवन ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले किस लिए किया गया था? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। भाई कंप्यूटर क्रांति का जमाना है। अगर आप करना चाहते हैं हमसे तालमेल तो करिए हमें ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है akshayorja@gmail.com। और इसी के साथ अक्षय ऊर्जा में आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा।